नमस्कार, राम राम। मैं राजकुमार पालीवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, अब थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा या रीट मेंस के बहुत ही कम दिन रहे हैं और आज से तो उसके जो है वो प्रवेश पत्र डाउनलोड होना भी शुरू हो चुकी है। तो अब आपकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए मैं जो है वो एक बार फिर मॉक टेस्ट लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अपन 25 प्रश्नों की इस क्लास में 50 से ज्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो मैं बिना देर किए हुए जो है वो प्रश्नों की ओर जाता हूं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अंत में यह कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके इस वीडियो में नंबर कितने बने, ताकि आपकी तैयारी के लिए और ज्यादा पुख्ता प्रश्न लाए जा सके। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासतों का समूह शामिल नहीं था। प्रश्न यह है कि 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान का दूसरा चरण बना था, जिसे पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, उनमें से इस समूह की कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। यदि मैं बात करूं इन रियासतों की तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ था। तो देखो, दूसरे चरण में 9 रियासतें मिली थी। कितनी रियासतें मिली थी? 9 रियासतें मिली थी साथियों। तो दूसरे चरण में 9 रियासतें कौन कौन सी? 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर बूंदी, 5 नंबर शाहपुरा, 6 नंबर किशनगढ़, 7 नंबर प्रतापगढ़, 8 नंबर टोंक और 9 नंबर झालावाड़। और एक ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़। अब बात यहां यह आती है कि इनमें से कौन सी रियासत नहीं मिली थी, शामिल नहीं थी, यह पूछा है। तो देखो, कोटा भी थी, बूंदी भी थी, झालावाड़ भी थी और शाहपुरा भी थी। डूंगरपुर भी थी, बांसवाड़ा भी था, प्रतापगढ़ था और टोंक भी था। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा भी था, लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये तो थे, लेकिन ये नहीं था। उदयपुर उसमें शामिल नहीं था। तो इसका उत्तर क्या हो गया? उदयपुर वाला। उदयपुर जो समूह है वो उसमें शामिल नहीं था। तो उदयपुर जो है उसका विलय राजस्थान में बाद में हुआ था। एक्चुअल में जो राजस्थान में उदयपुर का विलय हुआ था वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो उदयपुर का विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। जबकि ये बात कब की कर रहा है? 25 मार्च 1948 की कर रहा है, दूसरे चरण की। जबकि उदयपुर का जो विलय हुआ था वो तीसरे चरण में हुआ था। महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर का राजपूताने में विलय या राजस्थान में विलय तीसरे चरण में किया था। जबकि बात चल रही है दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में 9 रियासतें मिली थी। नाम मैंने आपको लिख दिए हैं: डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, टोंक और झालावाड़। ये 9 रियासतें मिली थी। इनके अलावा एक ठिकाना कुशलगढ़ भी इसी समय जो है वो राजस्थान के एकीकरण में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया सी, उदयपुर नहीं मिला था। वो कब मिला था? वो 18 अप्रैल 1948 को मिला था। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था, मत्स्य संघ। उसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर थे और उसमें एक ठिकाना भी था नीमराणा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया? अब बात ही आती है कि जयपुर रियासत का ये पंचरंगा जो ध्वज था
ये किसने बनाया था? ये जो पचरंगा ध्वज था इसमें 5 रंग थे, हरा, लाल, पीला, काला और सफेद। अब ये पचरंगा ध्वज बनाया किसने था? तो मैं आपको बता दूं, ये पचरंगा ध्वज बनाया था मान सिंह ने, राजा मान सिंह ने। अब कैसे बना, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। मान सिंह को आपको पता है कि मुगल बादशाह अकबर ने काबुल का जो है वो मनसबदार नियुक्त किया था, या काबुल की दीवानी जो है वो मान सिंह को दी थी। मान सिंह ने काबुल के कबीलों में या अफगानिस्तान में जब युद्ध किए थे तो इन्होंने बहुत सारे कबीलों को हराया था, और जिन कबीलों को इन्होंने हराया था उन कबीलों ने इन्हें अपनी हार मानने के लिए, मतलब कबीलों ने जब अपनी हार मानी तो उस हार के स्वरूप इन्हें जो है अपने ध्वज का या अपने झंडे का एक टुकड़ा फाड़ कर दे दिया करते थे। तो जहां भी मान सिंह जीतते थे उस कबीले के सरदार जो है वो मान सिंह को अपने ध्वज का कपड़ा या टुकड़ा फाड़ कर दे देते थे। उस टुकड़े से मिलाकर जब 5 रंग बने तो उससे यह पंचरंगा ध्वज बनाया गया था। एक्चुअल में आमेर जो राज्य था उसका रंग तो सफेद था, ये आमेर का रंग था। आमेर के ध्वज का वास्तविक रंग सफेद था। ये जो 4 रंग थे ये मान सिंह की काबुल विजय के प्रतीक थे, या काबुल के कबीलों की विजय के प्रतीक थे। वहां उन्होंने विजय प्राप्त की और जो झंडे का टुकड़े प्राप्त किए उनसे उन्होंने बाद में आगे चलकर पंचरंगा ध्वज बनाया था। तो राजपूताने की जयपुर रियासत कहें या आमेर रियासत कहें तो उसमें पचरंगा ध्वज बनाने का जो काम है वो मान सिंह के द्वारा किया गया था। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? देखो, भील जो है वो अनेक नृत्य करते हैं। उन नृत्यों में ऐसा कौन सा नृत्य है, बागड़िया है, गेर है, हाथीमना है या नेजा है, जिसमें एक नकली युद्ध जन्य माहौल बनाया जाता है? एक युद्ध नृत्य भी होता है जिसमें एक नकली युद्ध का आयोजन किया जाता है भीलों के द्वारा, लेकिन इसमें युद्ध नृत्य आपको दिया हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नेजा। नेजा एक्चुअल में खेल नृत्य है जिसमें एक डंडा रोप दिया जाता है और वहां 2 दल होते हैं और वो दल उसको प्राप्त करने के लिए एक नकली प्रतिस्पर्धा या युद्ध जैसे माहौल को बनाते हैं। तो नेजा जो खेल नृत्य है उसमें भी एक युद्ध जैसा माहौल बनाया जाता है। अब बात आती है हाथीमना। यह नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। विवाह के अवसर पर जो नृत्य होता है वो नृत्य जो है वो हाथीमना नृत्य है। इसके अलावा ये बागड़िया नृत्य, ये बागड़िया है, सॉरी, इसमें ये जो बगड़िया नहीं है बागड़िया नृत्य है। यह नृत्य जो कालबेलियों का नृत्य है। कालबेलियों, ये कालबेलियों का नृत्य है और कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए ये बागड़िया नृत्य किया जाता है। और एक दिन मैंने आपको बताया भी था कि कालबेलिया नृत्य की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो गुलाबो है। और साथ ही जो कालबेलिया नृत्य है उसे 2010 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। तो यहां बात भीलों की चल रही थी, उसका उत्तर तो नेजा हो गया। हाथीमना विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। बागड़िया जो नृत्य है वो जो किया किसके द्वारा जाता है, ये कालबेलियों का नृत्य है। चलते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं? यानी इनमें से राज्यपाल पद के लिए कौन सी शर्त है? देखो, पहला है वह भारत का नागरिक हो। अब यह भारत का नागरिक हो यह शर्त नहीं है, यह राज्यपाल पद की योग्यता है। अब देखो, अनुच्छेद मैं आपको बता ही देता हूं, अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद की योग्यता है। राज्यपाल पद की योग्यता और अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की शर्तें, दोनों अलग अलग है। योग्यताएं 157 में है, शर्तें 158 में है।
अब आ है योग्यता। अब आप ये पूछोगे कि योग्यता और शर्त में अंतर क्या होता है। देखो, योग्यता वो होती है जो चुने जाने से पूर्व पूरी करनी पड़ती है, यानी पहले वो पूरी होए बिना तो चुनाव ही वो बन ही नहीं सकता। और शर्तें जो है वो पद पर चुने जाने के बाद लागू होती है, कि उन शर्तों को पूरा करना पड़ता है पद पर चुने जाने के बाद। तो योग्यता तो ये है कि भाई वो भारत का नागरिक हो, अगर नागरिक नहीं होगा तो वो चुने ही नहीं जाएंगे, और चुने नहीं जाएंगे तो शर्त कैसे हुई, ये तो योग्यता है। तो आ तो एक योग्यता है, वह संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, यह शर्त है, बिल्कुल ये शर्त है। अब यह शर्त कैसे हुई कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। उदाहरण एकदम लेटेस्ट ले लीजिए, आपने हाल ही में सुना होगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया को जो है वो असम का राज्यपाल बना दिया गया। तो वो तो अभी भी राजस्थान विधानसभा के सदस्य थे, और सदस्य रहते हुए ही उन्हें जो है वो असम का राज्यपाल बना दिया। लेकिन वे हैं, उन्हें जैसे ही वो राज्यपाल पद पर अपना पद ग्रहण कर लेंगे उसके बाद उन्हें अपनी विधानसभा के पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, यानी वो दोनों पदों पर नहीं रह सकते। वो या तो राज्यपाल रहेंगे या विधानसभा सदस्य रहेंगे। तो राज्यपाल बन गए हैं तो उन्हें अपने विधानसभा जो पद है उससे त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये 2 नंबर योग्यता नहीं है, ये शर्त है, ठीक है, चुने जाने के बाद लागू होगी। 3 नंबर, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, यानी वह अन्य का मतलब नहीं है, वैसे वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। एक्चुअल में वे कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, ये शर्त नहीं है, ये जो है वो सॉरी ये योग्यता नहीं है, ये शर्त है। वो लाभ के पद को, कोई लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे। शर्त क्या है, वो लाभ के पद पर होने नहीं चाहिए। वो लाभ के पद पर अगर हैं तो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा, ये योग्यता है। लेकिन वो लाभ का पद चुने जाने के बाद भी धारण नहीं करेंगे, ये शर्त है। देखो थोड़ा सा अंतर है कि लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे तो शर्त है, और लाभ के पद पर है तो ये योग्यता है। पहले लाभ का पद से हटना होगा और फिर राज्यपाल बनेंगे, और बनने के बाद भी कोई लाभ का पद नहीं लेंगे। और ये ध्यान रखना, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री ये कभी भी लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। चौथी जो है वो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये एक योग्यता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये योग्यता है। ये अनुच्छेद 157 में लिखी हुई है कि जो भी बंदा राज्यपाल चुना जाए वो 35 वर्ष का आयु का होना चाहिए, यानी बिना 35 वर्ष की आयु का तो व्यक्ति राज्यपाल बन ही नहीं सकता। और आपको बता दिया कि शर्तें बनने के बाद लागू होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1 योग्यता है तो ये तो गया, 2 और 3 शर्तें हैं, 4 भी योग्यता है। तो 2 और 3, केवल 2 और 3 ही कथन सत्य है, क्योंकि शर्तें जो है वो 2 और 3 में, अगर योग्यता पूछता तो 1 और 4 कर देते, शर्तें पूछी है तो 2 और 3 कर देते हैं। केवल 2 और 3 जो कथन है वो सही है। तो ध्यान रखिया, योग्यता 157 नंबर अनुच्छेद में है, और जो कि राज्यपाल पद की शर्ता है वह 158 नंबर अनुच्छेद में है। तो अब बिना देर किया 5वां प्रश्न बचा ला। 5वां प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह है सर्वाधिक प्रभावित है, यानी इन जिलों में कौन सा ऐसा जिलों का समूह है जहां पानी की मात्रा में फ्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हम तो उस क्षेत्र से आते हैं, मैं तो बिम यहाँ सरदार सर को जो लोकल पानी जो कुआं निकला है बिम तो जान बिना वो फ्लोराइड है, और मुंह बोलता ही दांत ईशा कोजा दिख है, लोग बता दे ककट का हो सरदार सर का हो गया। तो खुद ही भी प्रभावित है, लेकिन अब तो मार तो इंदिरा गांधी नहर को पानी आ गयो की सहूलियत है। आ समूह मुकुण सु है देखा, इन मुंह यदि आप बात करा तो देखो अजमेर है, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, बूंदी, पाली, राजसमंद, उदयपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर। यदि अपन इनकी बात करें सबसे ज्यादा प्रभावित तो नागौर है, लेकिन नागौर का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद जालोर, बाड़मेर, इनका जो पानी है, सिरोही का इस क्षेत्र का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो ये जो 2 नंबर ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, इसके जो जिले हैं उनमें उनके पानी में जो है वो काफी मात्रा में जो है वो फ्लोराइड की सांद्रता पाई जाती है। ये फ्लोराइड पैरों के दर्द के लिए, जगह गोड्डा का जोड़ है,
उनके लिए तो बहुत ही घातक है। ये उनमें दर्द करने लग जाता है क्योंकि ये वहां पर जमा होने लगता है और ये हड्डियों के साथ भी बहुत खराब करता है। और आपको ध्यान होगा अजमेर और नागौर में तो फ्लोराइड की मात्रा इतनी है कि इस क्षेत्र को तो कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है, कुब्बड़ पट्टी, क्योंकि व्यक्ति झुक जाता है उस फ्लोराइड के पानी को पी पी के, तो इसको कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। राजस्थान में नागौर अजमेर कंडली पट्टी ने है जो कुब्बड़ पट्टी का है, क्योंकि उसके पानी में जो है वो फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेकिन इनमें देखें तो इनमें जो है वो जालोर, बाड़मेर और सिरोही और बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं जहां फ्लोराइड की सांद्रता अधिक है। चलो आगे छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न है मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कालक्रम क्या है? यानी ये शासक है ये कब कब शासक बने, ये कब शासक बने, इनका अपन पहले कार्यकाल लिख लेते हैं। एक नंबर को देख के कार्यकाल लिख लेते हैं, फिर अपन इनका बारी बारी से बाद में जो है वो अपन निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं राणा हमीर, तो अपन लिख लेते हैं एक नंबर राणा हमीर। देखो राणा हमीर को मेवाड़ का जो है वो मेवाड़ को उबारने वाला या मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि जब 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह पराजित हो गए थे, उसके बाद रावल शाखा का अंत हो गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खान को वहां का किलेदार बनाया और बाद में मालदेव मूंछला जो है वो चित्तौड़ के शासक रहे थे। उसके बाद उसके मरने के बाद राणा हमीर जो सिसोदा गांव के थे उन्होंने सत्ता पर जो है अपना अधिकार किया और राणा हमीर जो है वो 1326 में शासक बने। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक इसलिए कहा जाता है और ये सिसोदा गांव के थे, इसलिए इनके वंश को सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये 1326 में शासक बने, तो हमीर 1326 में शासक बने और 64 तक ये जो है वो मेवाड़ के शासक रहे थे। उसके बाद अगला नाम क्षेत्र सिंह, 2 नंबर लिख लेते हैं अपन क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह राणा हमीर के पुत्र थे और इन्हें इतिहास में राणा खेता के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता हमीर के बाद ये 1364 में मेवाड़ के शासक बने और 1382 ईस्वी तक ये मेवाड़ के शासक रहे थे। 1364 से 1382 ईस्वी तक ये मेवाड़ के शासक रहे थे। इनके बाद लक्ष्य सिंह या राणा लाखा, बात कर लेते हैं लाखा की। लाखा पुत्र थे राणा खेता के या राणा क्षेत्र सिंह के। इनके काल की 2-3 घटनाएं बहुत फेमस है। एक तो राणा लाखा के काल में जिकी है वह एक झील बनाई बंजारो, कौन सी, पिछोला झील उदयपुर में। उदयपुर में जिकी पिछोला झील है वह राणा लाखा के काल में बनी। हालांकि लाखा कौन बनाई भी न, बाज की झील है वह बनाई है कोई बंजारे की। दूसरी बात अंग काल में एक चांदी की जगह है वह खान भी निकली राणा लाखा काल में, तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति सही होगी क्योंकि जावर में जगह खान है वह राणा लाखा के काल में लाती। इसके अलावा यदि बात करा कि राणा लाखा की और क्या महत्वपूर्ण बात है, तो राणा लाखा के काल की एक और महत्वपूर्ण बात है कि राणा लाखा तारागढ़ जो बूंदिया है वे पर हमलो कर दियो और राणा लाखा युद्ध जीत नहीं पाया। तो राणा लाखा 23 माह आगे अरे एक शपथ खा ली कि जब ताई बूंदी ने नहीं जीत सिया जड़ ताई रोटी नहीं खवाला। अब बूंदी एक बार हार गया, दूबर जीती जाए नहीं जीती जाए के हुए सरदार दूर से सख्ते में आ गया कि अब साहब ने रोटी किया खवावा। तो बाद में एक गेलो काढ़ियो, एक मिट्टी को दुर्ग बनायो, तारागढ़ दुर्ग जिसो एक मिट्टी को किलो बनायो और भी पर नकली सेना ले आके और राणा लाखा को हमलो करा के जितायो और जाके राणा लाखा रोटी खुआई। तो राणा लाखा वो इतिहास में एक जो है वो काल है 1382 1421। तो 1421 तक 1382 से 1421 तक राणा लाखा रहे थे। उसके बाद कौन है, मोक्कल। राणा लाखा के पुत्र मोक्कल शासक बने थे। अब देखो मोक्कल के शासक बनने की कहानी भी तकड़ी है। होता क्या है कि राणा लाखा का बड़ा पुत्र था कुंवर चुंडा। कुंवर चूड़ा बड़ा पुत्र था, उसके लिए एक रिश्ता लाया जोधपुर का रणमल।
अपनी बहन हंसाबाई का रिश्तो ले रहे हो के लाखा के पास, कह जो ब्याह है वो तेरे बेटों करवा दे। अब बेटो शिकार करन गईडो, हास प्रयास चाल गयो, जना कहो कि बेटो तो है कोनी। रणमल ने कहो तेरी बहन हंसाबाई ने राणा लाखा के ब्याह दे। रणमल कहो हास प्रयास माई बात कही कि मैं ब्याह तो देसू, लेकिन एक शर्त है कि हंसाबाई और लाखा जो बेटो जन्मे वो ही शासक बने। बाद में कुंवर चुंडा भी दरबार में आ गया और बात स्वीकार कर ली, और कुंवर चुंडा ने यह निश्चय किया था कि वो कभी राजा नहीं बनेगा, और उसने ये भी शपथ ली थी कि वो कभी विवाह भी नहीं करेगा। जना कुंवर चुंडा ने जो है वो मेवाड़ को विषम पितामह कहे। और वो 1421 में फिर मोक्कल ने शासक बनायो। मोक्कल 1421 से 33 तक मेवाड़ का शासक रहा था। बाद में दो चाचा और मेरा नाम का एक खेता का वेद पुत्र, खातिन का पुत्र, वे दोनों की हत्या कर दी। अब बात आवे कि पहल पोत अमीर बनियो, फिर खेता बनियो, फिर लाखा बनियो और फिर मोक्कल बनियो। तो पहलो ही सही हो गया आपने तो ऑप्शन ए कालानुक्रमांक के अनुसार सही है। वो 1326 64, ओ 64 82, ओ 82 1421 और ओ 1421 1433 ताई मेवाड़ का शासक रहा। एक ही पीढ़ी का चारों शासक है। शासन काल मांगो नीचे लिखी दियो। चला 7वां प्रश्न का। 7वां प्रश्न है जायका राजस्थान किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? जायका राजस्थान के किस क्षेत्र में काम कर रहा है? पहली बात आप बात करा आज जायका है कि आज जायका जगी है, इसको नाम है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एनर्जी। राजस्थान में 6 पेयजल योजनाओं सागे जुड़ेड़ी है, और जगह क्षेत्र में पानी की कमी है वह में पानी पहुंचाने को काम करे। तो वो भी प्रश्न आज का है कि जायका जो कंपनी है वो है कहां की? जायका कंपनी है जापान की, क्योंकि नाम ही देख लियो, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जायका। और शॉर्ट नो में को जायका और आ काम के करे आज जगह क्षेत्र में पानी को नहीं, बम पानी की पूर्ति करे आलियो। जल क्षेत्र आजीविका सुधार काम जो है वो जायका को है। और जायका कट की कंपनी है, जापान की है। कितने जगह है वह पेयजल योजनाओं जुड़ेड़ी है, 6 पेयजल योजनाओं जुड़ेड़ी है। ध्यान रखा जायका। अगलो ले लो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व का घटता क्रम है, यानी जनघनत्व अपन बताना है ऊपर लेर नीचे ताई। अब राजस्थान का जो जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो अपने को नहीं बताना है। अपने को तो बताना है क्या कि राजस्थान में ये जनघनत्व जिलों का कितना है, कौन से जिले का कितना है। तो आप ऊपरला 5 लिख लिया, अच्छा इन 4 ही दे दिया तो आप 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, फिर माने ऊपर नीचे तक घटा लिया। तो देखो राजस्थान में 9 ज्यादा जगह जनघनत्व है वो जयपुर को है 595। जयपुर को कितना है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आवे भरतपुर को है 503, भरतपुर को है 503। भरतपुर के बाद आवे दौसा, भरतपुर के बाद आवे दौसा को है 475। फिर आवे अलवर को है 438। फिर आवे धौलपुर को है 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो राजस्थान में वो यहाँ है। अब प्रश्न वो पूछा कि घटता क्रम में तो सैनो पहली जयपुर आसी, तो जयपुर 2 में, फिर भरतपुर आसी, भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर। उत्तर तो हो गया देखो ओ घटता क्रम में। यदि बढ़ते क्रम में पूछा है तो अलवर दौसा भरतपुर जयपुर, और अलवर दौसा भरतपुर जयपुर। अगर बढ़ते क्रम में पूछता तो ओ है, घटते क्रम में पूछा तो ओ है। अब एक प्रश्न यहाँ और पूछा हुआ एक बार पीछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से ज्यादा है? तो 500 से ज्यादा 2 ही है। देखो एक तो है जयपुर और दूसरा है भरतपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का 2 ही जिला है जहां को जो वो
जनघनत्व है वो 500 ऊपर है जयपुर और भरतपुर को, और 400 ऊपर 4 को है, देख लो 1 2 3 4 ए जगह चारों लिखेड़ा है, 400 ऊपर है। हालांकि 500 पूछेड़ो है, 400 तो जुताई पूछो को नहीं। सबसे कम आपको बताइए है कि जैसलमेर का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 17 रोड में भी निचला भी ध्यान रख लिया, मैं धन बोलोड़ा बता दिया। आगे चला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डाइट का नहीं है, डाइट का उद्देश्य नहीं है, यानी डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट को पूरा नाम हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET, डाइट। तो डाइट का के उद्देश्य कोनी अमुकुन सो कोनी, देखो पहलो प्रारंभिक शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, देखो वो तो मूल ही उद्देश्य है। जो शिक्षक होते हैं प्रारंभिक शिक्षा के, उनको शिक्षित करना, शिक्षित तो होते ही हैं, प्रशिक्षित करना डाइट का मुख्य काम होता है। यानी डाइट की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई है कि शिक्षकों को जो है वो नवाचार के साथ प्रशिक्षित किया जा सके, ताकि वो हमेशा अपडेट होते रहे, क्योंकि ज्ञान भी तो पुराना होता है, धीरे धीरे उसको अपडेट करना जरूरी है। तरीके बदलते हैं, बच्चों के साथ बच्चों को सिखाने के तरीके बदलते हैं। दूसरों, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, देखो वो दीक्षा राइज कार्यक्रम को संचालन इनके द्वारा नहीं किया जाता। कन्फर्म है, तो उत्तर तो ही हो गया, लेकिन अगला पढ़ लिया, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना। जितने भी क्रियात्मक अनुसंधान काम है, वह क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है क्रिया करते हुए सीखना। BF स्किनर वालों वही है क्रियात्मक अनुसंधान, और आपने कह दिया करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, वो काम है क्रियात्मक अनुसंधान को। शैक्षिक तकनीक के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, नई नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं डाइट द्वारा आयोजित की जाती है। तो यह 3 काम तो करती है, लेकिन स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन जो है वो डाइट के द्वारा नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। ये SIERT वाला काम है, ये डाइट नहीं करती है। एक और डाइट को मुख्य काम आजकल कर दियो, 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है उनके लिए भी डाइट के द्वारा जो है काम किया जाता है। पहले तो डाइट ये परीक्षाएं करवाती थी, आजकल है वो ये पेपर तो SIERT द्वारा पूरे राजस्थान में तैयार किया जाता है, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो जिला स्तर पर डाइट के द्वारा ही निकाला जाता है। पूरे राजस्थान में पेपर एक ही होते हैं, लेकिन इसकी समस्त जिम्मेदारी डाइट के द्वारा निभाई जाती है। तो डाइट बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, जिला स्तर पर होती है। पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DITE, डिस्ट्रिक्ट टीचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। कहानियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? दुर्गावती, पद्मिनी, कर्णावती या रंगदे? यदि मैं इनकी बात करूं कि कौन सी रानी ने राखी भेजी थी, होता क्या है कि जनवरी 1530 को जो युद्ध होता है खानवा का, 30 जनवरी 1528 को खानवा के युद्ध के बाद, खानवा का युद्ध 1527 में होता है, 17 मार्च 1527 को। उसके बाद 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद मेवाड़ में ये जो काल है 1528 के बाद का, इसे मेवाड़ का ब्लैक युग कहते हैं। इस काल के दौरान ही 1534 में गुजरात का शासक बहादुर शाह, गुजरात का शासक है बहादुर शाह, बहादुर शाह आक्रमण कर देता है किस पर? मेवाड़ पर। उस समय मेवाड़ की जो महारानी थी वो थी कर्णावती। कर्णावती ने इस बहादुर शाह से बचने के लिए अपनी सहायता मांगने हेतु
उसने चिट्ठी लिखी या पत्र लिखा और राखी भेजी किसको? हुमायूं को। हालांकि हुमायूं उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। कई लोग तो कहते हैं कि हुमायूं ने राखी का मान रखा, लेकिन हकीकत में यही है कि हुमायूं मदद करने के लिए नहीं आया। यदि आता तो कर्णावती को कभी भी जोहर करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह राजस्थान का या कहें तो चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। पहला 1303 में अलाउद्दीन के समय हुआ था, जब रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। यह दूसरा साका था जब रानी कर्मावती के नेतृत्व में जोहर हुआ था और बहादुर शाह ने जो है वो गुजरात का शासक था, उसने आक्रमण किया था। लेकिन मुल्लों मौलवियों के कहने पर कहते हैं हुमायूं आया नहीं। उसे लगा कि यदि वो मुसलमानों के खिलाफ जाएगा तो उसे आने वाले समय में जो है वो विरोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो आया ही नहीं। तो ये तो वहां की बात थी। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। बारी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो देखो, नत चुन्नी चूप वारी, नत चुन्नी चोप वारी, नत चुन्नी चोप वारी, ये सब पहने जाते हैं नाक में। याद कर लियो, नत चुन्नी चोप वारी। नाक में कौन सा? नथ, चुन्नी, चोप और बारी। ऐसे नाक में पहरी जाए, के अलावा कोका और गणाई पहरी जाए। ये नाक में पहना जाता है, ये नाक का आभूषण है बारी। इसके अलावा कान में बाली, बाली कान में पहनी जाती है। कान में बाली, छोटी छोटी बाली जो है वो कान में पहनी जाती है। इसके अलावा कुड़कली भी कान में पहनी जाती है। गले को, दांत को मैं थाने बताई हो कि एक तो रखन है, रखन दांत में पहनी जबा, कैप हुआ बा, और एक चूप, चूप भी दांत में पहनी जाती है भाई। एक यहाँ टिमकी सिवाय नहीं चूप आ रही। चोप और चूप में ध्यान रखे, चोप नाक को है और चूप जो है वो दांत को है। और गले का तो गणा ही है, हार हूर बहुत सारा मदलिया मुदलिया से गले में ही पहरी जाए, तो गले का आभूषण तो गणा ही है। लेकिन बारी कट को है, बारी नाक को है। मैं तो परीक्षा देने गया था, नथ पूछी कि नथ कट पहरी जाए, मैं तो ओ यस करके अरे नाक कर दियो, सोरो ही पूछो। अब थोड़ा दोहरा पूछा है, थोड़ा ध्यान दे लिया। आगलो देखो, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय यानी KGBV का आरंभ कब हुआ था? देखो, KGBV यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, यह जो विद्यालय है यह मूलतः बालिका की शिक्षा के लिए है। बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए इन विद्यालयों की स्थापना की गई है। यह तय किया गया था कि राजस्थान के 200 बैकवर्ड इलाकों में, जिनमें से 186 तो बैकवर्ड थे और 14 माइनॉरिटी इलाके थे, उन 200 इलाकों में जो है वो KGBV खोले जाएंगे ताकि 6 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा दी जा सके, आवासीय शिक्षा प्रदान की जा सके उन्हें वहां पर रखकर। इसका आधार यह रखा गया था जो बैकवर्ड एरिया है उन एरियाओं में इन विद्यालयों को खोला जाएगा। इस योजना का शुभारंभ जो है वो 2004 में किया गया था। प्रारंभ में ये जो विद्यालय थे वो 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए थे, लेकिन बाद में आगे ये बढ़ते गए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1, 2, 3, 4 तक है ये। और टाइप 4 के जो विद्यालय है उनमें 9 से 12, कहीं 6 से 12, टाइप 3 में इस प्रकार शिक्षा दी जाती है। तो अब तो 6 से 12 तक की इसमें शिक्षा होती है KGBV में। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी? सन 2004 में हुई थी, यह जरूर ध्यान रखना। चलें आगे 13वें प्रश्न में। हुर्रा सम्मेलन में किस शासक ने भाग नहीं लिया, या हुर्रा सम्मेलन में किस रियासत के शासक ने भाग नहीं लिया? करौली, टोंक, बीकानेर, किशनगढ़। देखिए, यदि मैं बात करूं कि हुर्रा सम्मेलन कब हुआ, हुर्रा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 को। कहां हुआ? हुर्रा भीलवाड़ा में। हुर्रा कहां है? भीलवाड़ा में। हुर्रा भीलवाड़ा में यह सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था 17 जुलाई 1734 को। इस सम्मेलन का जो अध्यक्षता की थी वो की थी राणा जगत सिंह ने। राणा जगत सिंह ने
इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जो मेवाड़ के राणा थे, और इस सम्मेलन को बुलाने में महती भूमिका निभाई थी आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। जय सिंह ने इसे बुलाया था, जगत सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया था, और इसमें किन किन शासकों ने भाग लिया तो अपन बात करें तो जोधपुर के अभय सिंह, बूंदी के दुलाल सिंह, कोटा के दुर्जन साल, कोटा के शासक दुर्जन साल ने भाग लिया, बीकानेर के जोरावर सिंह ने भाग लिया, किशनगढ़ के राज सिंह ने भाग लिया, नागौर के बख्त सिंह ने भाग लिया, करौली के गोपाल सिंह ने भाग लिया, लेकिन इनमें से टोंक के शासक ने इसमें से भाग नहीं लिया। टोंक जो है वो उस समय रियासत ही नहीं हुआ करती थी, ये टोंक रियासत बनी बाद में है, ये 1817 के आसपास बनी रियासत है, उस समय टोंक था ही नहीं। टोंक झालावाड़ दोनों ये बाद में बने हैं, झालावाड़ 1838 में बना था, टोंक 1817 ईस्वी में बना था। तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि टोंक के शासक ने इसमें भाग नहीं लिया। बाकी करौली, बीकानेर, किशनगढ़, इनके शासकों ने इसमें भाग लिया था। किशनगढ़ के राजा राज सिंह, करौली के राजा गोपाल सिंह और बीकानेर के राजा जोरावर सिंह, इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इनके अलावा जोधपुर के अभय सिंह और कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दुलाल सिंह आदि ने भी नागौर के बख्त सिंह के साथ इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो ई वास्ते करियो ताकि जो है वो मराठों के विरुद्ध एक सैनिक संघ बनाया जा सके और उनके जो आक्रमण है उसका मिलकर सामना किया जा सके, लेकिन राजपूतों की गलती की वजह से यह संघ कभी बन नहीं पाया था। चलते हैं आगे 14वें प्रश्न की ओर। बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सुर्रा का संबंध है। पर्वत चोटी है, घाटी है, दर्रा या पठारी प्रदेश है। देखो आगा नाम तारा सुनेड़ा होला, ए नाल है, अरावली पर्वतमाला की नाल, और नाल ने के कम आपा नाल ने दर्रा भी कहे। नाल तो मारवाड़ी को शब्द है, बिया अने दर्रा कहे। दर्रा वह स्थान है जटऊ कोई पहाड़ी ने पार करी जाए, यानी बीच बीच में जो गैप है भी गैप ने दर्रा कह देवे। हिमालय में भी बहुत सारा का दर्रा है, ए दर्रा की का है, अरावली पर्वतमाला का दर्रा है। तो आगा जरूर ध्यान रखिया, बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी, सूरा जगह है वह दर्रा है। चला 15वें प्रश्न में, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमुकुण सो युग्म है जो को सही सुमेलित को नहीं। देखो हमीरा सो लिखा था जोधराज ने, जोधराज या इनका नाम कई जगह सारंगधर भी है, तो एक ही बात है जोधराज या सारंगधर, ठीक है। बिसल देव रासो ओ नरपति नाले को लिखा हुआ है, पक्की बात है। सगत रासो गिरधर आसिया का लिखा हुआ है, जबकि खुमान रासो दलपत विजय का लिखेड़ा हुआ है। जयानक ने तो पृथ्वीराज विजय लिखी थी, जयानक ने किताब लिखी थी पृथ्वीराज विजय। ये किताब जो है वो खुमान रासो दलपत विजय की पुस्तक है। ये किताब जो है वो जयानक ने नहीं लिखी, तो आपका उत्तर हो गया खुमान रासो। हाल ही में एक ARO भर्ती हुई थी जिसमें एक प्रश्न आया था कि पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने किस शासक के बारे में लिखा है कि उसने 700 चालुक्यों को जो है वो 700 चालुक्यों का नरसंहार किया था। ये किसके बारे में कहा है? तो ये 700 चालुक्यों का नरसंहार करने वाला शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, प्रथम था, द्वितीय था या बिसलदेव था? तो जयानक अपनी किताब में लिखता है कि पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों का वध किया था। पृथ्वीराज प्रथम है, हालांकि जयानक पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन था। अपन तृतीय कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, क्योंकि उत्तर सही इसका क्या है? इसका उत्तर सही है पृथ्वीराज प्रथम। एक प्रश्न और आया था पीछे कि अजय राज के पिता का क्या नाम था? अब उसमें बहुत सारे बच्चे रणोराज कर देते हैं, लेकिन अजय राज पृथ्वीराज प्रथम का ही पुत्र था। दोनों जुड़ गए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अजय राज
पृथ्वीराज प्रथम का ही पुत्र था। और पृथ्वीराज प्रथम के बारे में ही जयानक लिखता है कि उसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था। चलते हैं आगे, बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 व 26 जून को सम्मेलन आमंत्रित किया था? देखो, जब राजस्थान का एकीकरण होना प्रारंभ हुआ था उस समय जो है वो उससे पहले ही 5 जुलाई 1947 को एक संगठन बनता है जिसका नाम था रियासती विभाग। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल और इसके मंत्री थे जो वो क्या बोलते हैं उनको, उसके सचिव जो थे इसके रियासती विभाग के। तो रियासती विभाग के सचिव ओ वीपी मेनन, सचिव वीपी मेनन थे। वीपी मेनन और सरदार पटेल को मिलकर जो है वो राजस्थान पूरे भारत का एकीकरण करना था और इसी रियासती विभाग ने राजस्थान का एकीकरण किया। उससे पहले राणा भूपाल सिंह कहते हैं कि हमारा स्थान कहां होगा भारत में, यह मेरे पूर्वजों ने तय कर दिया था। राणा भूपाल सिंह स्पष्ट कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं भारत में मिलूंगा। इसके लिए ये राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास करते हैं और 25 और 26 जून को ये एक मीटिंग का आयोजन करते हैं। तो ये मीटिंग बुलाई थी महाराणा भूपाल सिंह ने। तो ये स्वतंत्रता के समय मेवाड़ के शासक थे। हालांकि ये इनका सपना सफल नहीं हो पाया और बाद में इन्होंने 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान में मेवाड़ का विलय कर दिया था। मैंने अभी आपको पहले ही प्रश्न में ये बात बताई भी थी। तो इस मीटिंग को बुलाने वाले जो राणा थे वो थे महाराणा भूपाल सिंह। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? थना बतानी है कामू कौन सी नदी अरब सागर का नहीं जावे। देखो, माही नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और कर्क रेखा से यू टर्न लेकर ये गुजरात में चली जाती है और ये बाद में जो है वो जाकर अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जावे। चंबल नदी भी माई नदी की तरह है। चंबल नदी जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है, कहां? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है, घूमकर उत्तर प्रदेश में चली जाती है और जाकर यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये तो अरब सागर में नहीं जाती। फिर निकलती है लूणी, ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और अजमेर के नाग पहाड़ से बहती हुई ये बालोतरा तक मीठे पानी की नदी है और बालोतरा के बाद ये खारे पानी की नदी बन जाती है और आगे जाकर ये कच्छ के रण में जाकर या कहें तो अरब सागर में जाकर ये भी अपना पानी मिला देती है। उसके बाद साबरमती नदी, ये साबरमती नदी भी वहीं से निकलती है, उसी ओर जाती है, सिरोही से निकलती है, गुजरात की मुख्य नदी है, लास्ट में जाकर ये जो है वो खंबात की खाड़ी यानी ये भी अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। तो चंबल को छोड़ दें तो शेष सभी नदियां अरब सागर की ओर जाती है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन है क्या? ये रहा 1, 3 और 4 जो ऑप्शन है ये नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ न जाकर अरब सागर की ओर जाती है। जबकि एक बार कई बार पूछ लिया जाता है एक नदी को नाम दे खारी, अब खारी की नदी है, अब मीठे पानी की नदी है, इसको नाम ही खारी है, बाकी नदी मीठे पानी की है और आज की है बंगाल की खाड़ी में जाए। कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर नहीं जाती है? बिम खारी दे देवे, खारी बंगाल की खाड़ी की नदी है, बनास की सहायक नदी है, बनास चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की है, यमुना गंगा की। ठाडो यहाँ बढ़ते ही जावे। चलो आगे 18वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? दक्षिण राजस्थान में इनमें से कौन सा स्थान स्थित नहीं है? कांठल, ये तो वो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आ गया, ये दक्षिणी राजस्थान में है। कांठल की गंगा माई नदी को कहा जाता है, आपको पता है। कांठल का मतलब किनारा होता है, तो कांठल जो है वो प्रतापगढ़ में आसा पासा बैठी है। 56 को मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो 56 नदी नालों का समूह है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। वो देवलिया भी बैठी है, गांव है वो एक, वो भी दक्षिणी राजस्थान में है। लेकिन जो थली है ये पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, ये दक्षिणी राजस्थान में नहीं है।
तो थली जो है वो पश्चिमी राजस्थान में है, ये दक्षिणी राजस्थान में नहीं है। तो दक्षिणी राजस्थान में कौन सा स्थित नहीं है? थली नहीं है, ये थली लिखा हुआ है, थली कवे इन मारवाड़ी भाषा में। वो थली जो है वो पश्चिमी राजस्थान में है, वो दक्षिणी राजस्थान में कोनी। ठीक है। 1900 किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए? देखो अभी एक वर्णन आया था अजय राज का, अजय राज चौहान, यह वह शासक है जो पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था, और यह वह शासक है जिसने अजमेर नगर की स्थापना की, यह वह शासक है जिसने अजय मेरू दुर्ग बनाया था। इसकी पत्नी थी सोमल देवी, और इसकी पत्नी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। एक्चुअल में ये सिक्के इसी ने चलवाए थे, मतलब अजय राज ने अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलवाए थे। तो वो जो रानी जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए वो इनमें से है सोमल देवी। सोमल देवी अजय राज की पत्नी है और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। ये ध्यान रखना, सोमलवती कई जगह नाम आता है, कई जगह सोमल देवी नाम आता है। तो सोमलवती या सोमल देवी अजय राज की पत्नी है, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज की पत्नी है, उनके नाम के सिक्के जो है वो चलाए गए थे। इसके अलावा बात करें कर्पूर देवी की या कर्पूरी देवी की, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम है। यह भी जो है वो चौहान वंश में काफी समय तक एक्टिव रही थी। जब पृथ्वीराज चौहान की आयु कम थी तो उनके द्वारा सत्ता में सहयोग किया जाता था। तो कर्पूरी देवी भी राजस्थान के इतिहास की एक प्रसिद्ध महिला है। रानी पद्मिनी का तो आपको मैं क्या ही बताऊं, ये तो बहुत ही फेमस है। इन्होंने 1303 में जोहर का आयोजन किया था। रंगदे ये राजा हमीर की पत्नी थी, इनके नेतृत्व में 1301 में जल जोहर किया गया था। तो चारों ही रानियां राजस्थान के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, चारों ही एक उमड़ एक है। अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र पीप का संबंध किससे था? अंग्रेजी भाषा को समाचार पत्र PWP कौन छाप्यो? पृथ्वी विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, गणेश शंकर विद्यार्थी या हीरालाल शास्त्री। यदि पीप की मैं बात करूं तो अंग्रेजी भाषा को समाचार पत्र पीप काढ़्यो कौन? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने पीप नामक समाचार पत्र निकाला। इन्होंने मारवाड़ी में आगीबाण समाचार पत्र वो भी यही काढ़्यो, आगीबाण समाचार पत्र ओ हो राजस्थानी भाषा को, या कहा तो मारवाड़ी भाषा को समाचार पत्र हो आगीबाण। पीप अंग्रेजी को दोनों ही काटता। राजस्थान केसरी और जो है वो समाचार पत्र जो जिसका था वो थे विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो है वो निकाला जाता था विजय सिंह पथिक के द्वारा। इसके अलावा आपने एक समाचार पत्र का नाम जरूर सुना होगा, प्रताप। ये प्रताप नामक समाचार पत्र जो है वो कानपुर से प्रकाशित होता था, और इस कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र के जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसी प्रताप समाचार पत्र में लिख कर जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसको विजय सिंह पथिक ने पूरे भारत में जो है वो पॉपुलर बना दिया था, लोकप्रिय बना दिया था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप समाचार पत्र भी हालांकि राजस्थान रिलेटेड को नहीं, लेकिन फिर भी राजस्थान रिलेटेड है, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित लेख विजय सिंह पथिक ने इसी समाचार पत्र में लिखे थे। तो विजय सिंह पथिक, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, तीनों समाचार पत्रों जुड़ेगा। लेकिन वह बिजोलिया संबंधित लेख कौन से समाचार पत्र में लिखा? प्रताप नामक समाचार पत्र में लिखा, जो कौन काढ़ तो गणेश शंकर विद्यार्थी निकालता कानपुर। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक का तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, जयनारायण व्यास को पीप और आगीबाण, और गणेश शंकर विद्यार्थी को प्रताप। चल आगे। कसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है? विवाह संस्कार है, व्यंजन है, अफीम एवं शराब है, या परंपरागत कोई हथियार है? कसुम्बा की बात करा तो आदिवासियों संबंधित एक प्रथा है, अफीम और शराब संबंधित है, इन कसुम्बा कवे। राजस्थान में कसुम्बा को संबंध जो है वो अफीम और शराब है। एक ते प्रथा सुनी होगी, ब्याह शादियां में
इन्हें मारवाड़ का नहीं रियाण प्रथा चले। रियाण प्रथा में अफीम को जो है वो सेवन कराई जाए। मैं थाने बहुत बार कह चुका हूं कि राजस्थान जुड़ेड़ा जो शब्द है वो जरूर ध्यान रखा। बहु रिलेटेड 1% पक्को आवे वो आइडो पर्सन में उठाए हूं। वो आयो कि कसुम्बा किससे संबंधित है, तो कसुम्बा अफीम और शराब संबंधित है। बिल्कुल एक बार हम ज्यादा जानकारी मिली को नहीं। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? हम कौन सो काम है जो राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श कभी नहीं हुआ है? हालांकि राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही राज्य सरकार काम करती है, लेकिन इनमें से कौन सा काम नहीं करती है वो देखना है अपने को। सिविल सेवाओं की भर्ती पद्धति पर बिल्कुल बिना राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना काम नहीं किया जा सकता। सिविल सेवाओं की नियुक्ति का अनुसरण किए जाने पर वो तो करना ही पड़े। सिविल सेवाओं की पदोन्नति पर भी लेना पड़े, लेकिन सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर जो है आरपीएससी का कोई दखल नहीं होता है। सिविल सेवाओं के स्थानांतरण का जो काम है वो सरकार अपने स्तर पर करती है, इस बात का ध्यान रखना। अब आरपीएससी जो होती है यानी राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है वो संवैधानिक संस्था है। 315 से 323 तक उसका संविधान में अनुच्छेद है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। चलते हैं आगे 23वें प्रश्न की ओर। शुद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? शुद्र मुक्ति जी की पुस्तक है अक्की की लिखेड़ी है, अर्जुन लाल शेट्टी की लिखेड़ी है, प्रताप सिंह की लिखेड़ी है, सागरमल गोपा की लिखेड़ी है, केसी सिंह बारट की लिखेड़ी है। आ किताब जी की है शुद्र मुक्ति, आ लिखेड़ी है अर्जुन लाल शेट्टी की। अर्जुन लाल शेट्टी वही है जो जिन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी और वहां क्रांतिकारियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। अर्जुन लाल शेट्टी ने शुद्र मुक्ति के अलावा स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार नामक नाटक लिखे हैं। महेंद्र कुमार ये नाटक का नाम है, ये भी उन्होंने लिखा है। शुद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति किताब इन्होंने लिखी है। अगर मैं बात करूं सागरमल गोपा की तो इन्होंने आजादी के दीवाने पुस्तक इन्होंने लिखी थी, बहुत ही फेमस पुस्तक है। और सागरमल गोपा वो स्वतंत्रता सेनानी है जैसलमेर के, जिन्हें जो है वो जेल में जिंदा जला दिया गया था। तो सागरमल गोपा एक महान स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने लिखी थी आजादी के दीवाने। केसी सिंह बारट तो आपको पता ही है, इन्होंने तो बहुत सारी किताबें लिखी जिनमें सती रासो बहुत फेमस है और सबसे ज्यादा फेमस तो चेतावनी रा चुंगटिया है जो इन्होंने राणा फतेह सिंह को लिखी थी। हरबे पढ़ के राणा फतेह सिंह इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने दिल्ली दरबार में ही जाना कैंसिल कर दिया। तो ये थे केसरी सिंह बारट, लेकिन इको उत्तर होशी अर्जुन लाल शेट्टी। चला 24वां प्रश्न में। 24वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? सुशिर वाद्य मतलब जगम फूंक मारी जाए। अड़गोजा तो बिल्कुल यूं दो आगे लगी होती है, फिर यहां पर ये यूं होता है और ये यहां से आवाज निकलती है, ये अड़गोजा होता है कुछ ऐसा, ठीक है। उसके अलावा मशक ये भी पूरे बकरे की खाल से बनाया जाता है, इसे बैकपाइपर बोलते हैं अंग्रेजी में। नड़ मैं ताने बताइए हम लंबो सो वह बाबा जानने का काम आवे, लेकिन रवाज वो एक तत्ववादी यंत्र है। रवाज जो है ना वो एक तत्ववादी यंत्र है। ये सारंगी जैसा दिखने में होता है, इसमें तार होते हैं और तारों को छेड़ने से इनसे ध्वनि निकलती है। निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदू और मुसलमानों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? अगर इको आप बात करा तो हेला है कि चंद्रयानी है, राजधारी है, तुर्रा कलंगी है। देखो तुर्रा कलंगी ख्याल की है हिंदू और मुसलमानों द्वारा साथ में की जाती है। हिंदू संत तुक्कनगीर और मुस्लिम संत शाह अली के द्वारा मिलकर इस तुर्रा कलंगी ख्याल का कहें तो मंचन किया जाता है। इसमें तुर्रा भगवान शिव का प्रतीक है और कलंगी माता पार्वती का प्रतीक है। तो ये तुर्रा कलंगी ख्याल है। यह उदयपुर या मेवाड़ के क्षेत्रों में बहुत जो है वो फेमस ख्याल है तुर्रा कलंगी।
तो ये हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त रूप से इसको जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो आज की क्लास में टोटल 25 प्रश्न आ और मन लगे नाम 25 को, बाकी आप 50 70 पार चलिया गया। तो आज की क्लास थान किसी की लगी कमेंट करके जरूर बताया कितना प्रश्न तारा सही होया। अभी बताया थाने यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, और जय भाइयों पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया। आज के वीडियो में तो ही राम राम, जय हिंद, जय भारत।